हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार सभी का DRB स्टडी चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, नमन है। डियर स्टूडेंट्स, कल के हमारे ऑनलाइन लाइव जो क्लासेस चल रही थी उसमें त्रिकोणीय संघर्ष का कुछ पार्ट छूट गया था, उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अरब आक्रमण की बात करेंगे, तुर्क आक्रमण की बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनेंगे। मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि किसी भी एग्जाम को क्रैश करने के लिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। धैर्य बनाए रखें, अपने अंदर साहस रखें, कंटिन्यूटी बरकरार रखें। सबसे बड़ी ज़रूरत है निरंतरता की। तनिक भी घबराएं नहीं। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसके मार्ग पर चलें और त्याग, तपस्या, साधना जरूरी है। तो थोड़ा सा जीवन का जो 4-6 साल है आपके पास, इम्पोर्टेंट जो माने रखता है, उसमें संघर्षों का काल है, वो संघर्ष कर लीजिए। कठिन साधना है, शिक्षा साधना का विषय होता है। मित्रों, लगे रहिए, निश्चित रूप से सफल होंगे। सारे एग्जाम्स निश्चित रूप से क्वालिफाई करेंगे। किसी भी प्रकार का तनाव ना लें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपको उस मुकाम तक ले जाएंगे और भरसक प्रयास करेंगे कि आप जीवन में सफल हों। सारे विषय, सारे सब्जेक्ट्स यहाँ क्लियर कराऊंगा। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग। तो मित्रों, इसमें तनिक भी चिंता ना करें। जो भी अभी UGC नेट का फॉर्म भराया जा रहा है, तो UGC नेट चाहे जिस सब्जेक्ट से हो, फर्स्ट पेपर कंपलसरी होता है। तो फर्स्ट पेपर के लिए हम सारे मैटर्स यहाँ पर हल कराएंगे, बताएंगे। मैथ है, रीजनिंग है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ है, कंप्यूटर है, साइंस टेक्नोलॉजी है, सारी चीज़ें, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी से आते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर सॉल्व कराएंगे। फर्स्ट पेपर अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो अगला अटेम्प्ट जो आपका जो सब्जेक्ट होता है उसमें निश्चित रूप से आप फेस कर जाएंगे। अगर हिस्ट्री से नेट दे रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही रामबाण मंत्र है, क्योंकि हिस्ट्री से मेरा बहुत गहरा नाता है। हिस्ट्री मेरा मूल विषय ही है। मित्रों, घबराने की बात नहीं है। आप जुड़े रहें, अध्ययन करें। सारे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा, सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा, किसी प्रकार का संदेह ना लें। आइए हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें और उस पर ध्यान लगाएं, दिमाग को कंसंट्रेट करें। UG PG के स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम चर्चा कर रहे थे लाइव क्लास में, त्रिकोणीय संघर्ष की बात हो रही थी। त्रिपक्षीय संघर्ष उसको कहते हैं, त्रिकोणीय संघर्ष भी कहते हैं। इस पर हमने बहुत सारी बातें कल हम की थी, तो आज उस पॉइंट को हम क्लियर करना चाहते हैं। ध्यान से देखेंगे तो मित्रों, त्रिकोणीय संघर्ष कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, इस पर हमने चर्चा किया था। तो 8वीं सदी ईस्वी की बात है। 8वीं सदी ईस्वी के पूर्वार्ध में कन्नौज को प्राप्त करने के लिए लगभग 200 वर्षों तक त्रिकोणीय संघर्ष चला। 3 महान शक्तियां आपस में टकराएंगी कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कन्नौज का वैभव काफी बढ़ गया था सम्राट हर्ष के शासनकाल में। तो उस कन्नौज पर आधिपत्य जमाने के लिए तत्कालीन 3 महाशक्तियों ने अपने जोर आजमाइश किया था, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट होंगे। मित्रों, याद रखना है, ये क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव्स में क्लियर करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि त्रिकोणीय संघर्ष में दक्षिण भारत से भाग लेने वाला राजवंश कौन था, तो आपको याद रखना राष्ट्रकूट वंश थे। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। संस्थापक भी पूछ लेता है कभी। हाँ मित्रों, आइए हम देख लेते हैं जरा सा, पाल वंश के संस्थापक की चर्चा कर लें। जैसा कि पालों का शासन जो है बंगाल में था, तो पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और गोपाल के उत्तराधिकारी धर्मपाल होंगे। अब ये 3 महाशक्तियों में, जिसमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट, आपस में टकराहट होगी इनकी। मित्रों, ध्यान देना है, किसके लिए? कन्नौज के लिए होगी। कन्नौज जिसका ऐश्वर्य, वैभव चरमोत्कर्ष पर था सम्राट हर्ष के समय। तो इस कन्नौज को पाने के लिए, या यूं कहिए कि अपने
को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए यहां पर संघर्ष होगा और यह संघर्ष 6 चरणों में चलेगा मित्रों। उन 6 चरणों की हम चर्चा कर लें, ध्यान से देखते चले। तो ये जो त्रिकोणीय संघर्ष का प्रथम चरण चलने चल रहा है मित्रों, प्रथम चरण वो प्रतिहार शासक वत्सराज और राष्ट्रकूट शासक ध्रुव और पाल शासक धर्मपाल के मध्य होगा। इसमें आपको ध्यान देना है। दूसरी बात, ये जो कन्नौज को प्राप्त करने के लिए संघर्ष होगा, इसमें सर्वप्रथम आक्रमण कौन करता है, यहां से ऑब्जेक्टिव बना देता है कभी भी क्वेश्चन में, याद रखना है। सबसे पहले प्रतिहार आक्रमण करेंगे जिसमें वत्सराज, ये इंपॉर्टेंट होंगे, वत्सराज इनका पहला आक्रमण होगा। तो ये क्या काम करते हैं कि कन्नौज के जो आयुध वंशी 3 शासक हैं, इंद्रायुध, वज्रायुध और चक्रायुध, आयुध वंशी शासक हैं और ये निर्बल कमजोर शासक थे, यूं कहिए कि अयोग्य थे। तो वत्सराज ने इंद्रायुध को पदच्युत करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मित्रों याद रखना है, क्योंकि आंखें तीनों की ललचा रही है कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, साम्राज्य विस्तार की लालसा लगी हुई है। तो उस कड़ी में क्या होता है कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत से ये ध्रुव जो राष्ट्रकूट वंश का राजा है, यह इस उत्तर भारत पर आक्रमण करता है कन्नौज को प्राप्त करने के लिए। और इसका जो पहला संघर्ष होता है वो वत्सराज से होता है। वत्सराज को पराजित करने के पश्चात ये क्या काम करता है कि दूसरे नंबर पर गंगा घाटी के आसपास कहीं धर्मपाल को भी पराजित कर देता है। ये बात आपको याद रखना है। इस संघर्ष में अंततोगत्वा ध्रुव वापसी कर जाएगा, क्योंकि उसके सुदूर दक्षिण से यहां पर आया हुआ है, ये लौट जाता है। इस तरीके से प्रथम चरण की समाप्ति होती है, संघर्षों का काल है ये। इसके पश्चात अब दूसरा चरण जो स्टार्ट होगा यहां त्रिकोणीय संघर्ष के लिए, यहां पर वत्सराज होंगे और धर्मपाल होंगे। यहां साउथ से, दक्षिण भारत से कोई शासक नहीं आएगा दूसरे चरण में। इस द्वितीय चरण में संघर्षरत होंगे वत्सराज और धर्मपाल, आपस में टकराहट होगी। यहां पर कभी इंद्रायुध को राजा बनाएंगे तो कभी वज्रायुध को राजा बनाएंगे। शक्तियों का आपस में प्रदर्शन है, युद्ध अनिर्णित होगा। तत्पश्चात तृतीय चरण की शुरुआत होगी। अब तृतीय चरण में क्या होगा कि पुनः प्रथम चरण की पुनरावृत्ति होने जा रही है मित्रों, याद रखना है। अब यहां पर क्या है कि राष्ट्रकूट राजवंश का जो प्रतापी शासक है वो गोविंद तृतीय, यहां पर तृतीय चरण में नागभट्ट, धर्मपाल और गोविंद तृतीय, मित्रों याद रखना है। गोविंद तृतीय की उपलब्धियों की जानकारी संजन ताम्रपत्र से मिलती है, राधनपुर संजन ताम्रपत्र, याद रखना है आपको। तो यहां पर गोविंद तृतीय क्या काम करता है, यहां पर आएगा साउथ से और युद्ध होगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले प्रतिहार वंश का जो उत्तराधिकारी वत्सराज के बाद है वो नागभट्ट द्वितीय है, मित्रों याद रखना है। नागभट्ट द्वितीय ये क्या काम करता है, पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित कर देता है। इसमें धर्मपाल की पराजय हो जाएगी। अब क्या होगा कि दक्षिण से जो राष्ट्रकूट वंश का प्रतापी शासक गोविंद तृतीय है वो आक्रमण करेगा और प्रतिहार शासक नागभट्ट को पराजित कर देगा। मित्रों याद रखना है, ये संजन ताम्रपत्र का उल्लेख है। अब हम क्या काम करेंगे कि ये गोविंद तृतीय भी यहां पर स्थिति यह है कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित कर लेता है। और चतुर्थ चरण की अब शुरुआत होगी। जो त्रिकोणीय संघर्ष में चौथा चरण है उसमें क्या है, गोविंद तृतीय जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, ये पालों को और प्रतिहारों को पराजित करके सर्वश्रेष्ठ सत्ता की स्थापना कर लेता है गोविंद तृतीय। किंतु याद रहे ये ज्यादा दिन तक यहाँ स्थायी नहीं रह पाया, आंतरिक कलह के कारण इसको दक्षिण भारत लौटना पड़ा। और लौटने के साथ ही ये पांचवा चरण स्टार्ट होगा, मित्रों याद रखना है, पंचम चरण त्रिकोणीय संघर्ष में, जिसमें पाल शासक देवपाल बहुत ही प्रतापी शासक होगा, याद रखना है। और इधर प्रतिहारों में एक निर्बल शासक होंगे रामभद्र, और उधर राष्ट्रकूट वंश के जो अमोघ वर्ष शासक होंगे वो अल्प वयस्क हैं, अमोघ वर्ष। तो इसमें क्या काम होता है कि देवपाल चूंकि ये प्रतापी शासक है, इसने यहां निर्बल शासक रामभद्र को पराजित कर दिया, ये इंटरेस्टेड नहीं रहे। तो पांचवा चरण पाल वंशों के नाम जाता है, पाल विजय से परिलक्षित होता है, देवपाल प्रतापी शासक है। तो अब हम क्या करेंगे, छठा और अंतिम चरण पर प्रहार करेंगे, देखेंगे छठा और अंतिम चरण क्या कहता है।
तो छठे चरण में हम देखते हैं कि जो प्रतिहारों का शासक था मिहिर भोज, बहुत ही प्रतापी शासक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मिहिर भोज, इधर पालवंशी शासक देवपाल, इधर अब आ जाएंगे राष्ट्रकूटों में कृष्ण तृतीय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे संघर्ष होगा। इस संघर्ष में क्या होता है कि मिहिर भोज तो पहले कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करके उसको राजधानी बना लेता है, किंतु बाद में ये पाल शासक देवपाल और कृष्ण तृतीय दोनों से पराजित हो जाता है। पुनश्च अंततो गत्वा स्थिति ये बनती है कि प्रतिहार अंतिम रूप से कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं और अंततो गत्वा प्रतिहारों का कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित हो जाता है, इनकी राजधानी बन जाती है। इस तरीके से आपने देखा कि त्रिकोणीय संघर्ष में शुरुआत भी प्रतिहारों की हुई और अंत में विजय भी प्रतिहारों की होगी। ये पॉइंट आपको याद रखना है मित्रों। वत्सराज और ध्रुव और धर्मपाल, इन सब से हम चर्चा करेंगे। प्रतिहार की बात होगी, राष्ट्रकूट की भी बात अलग से होगी और पालवंशी शासकों में भी अलग से बात होगी। उसको हम आगे के टॉपिक्स में क्लियर करेंगे एक एक राजवंश पर। अभी तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि त्रिकोणीय संघर्ष पर एक बढ़िया सा लेक्चर सर जरूर दे दें, तो हमने इसको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। दूसरी चीज, हम कल के लाइव क्लास में बता रहे थे कि राजपूत कौन थे, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया था। अब राजपूतों के समय ही हमारे यहाँ कुछ अरब आक्रमणकारी और मुस्लिम आक्रमणकारी आएंगे, तुर्क आक्रमण होगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें, बता दें। तो मित्रों याद रखना है कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण होगा और अरब आक्रमण होगा, उसको याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। 9वीं शताब्दी की पुस्तक है, एक बिलादुरी की किताब है, किताब फितल अल बल्दान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल बल्दान, किताबुल फितल अल बल्दान, जिसमें अरब आक्रमण की चर्चा है। और एक पुस्तक है उस समय जो अरब आक्रमणकारियों के बारे में जानकारी देती है, वो चचनामा, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। चचनामा से पता चलता है कि अरब आक्रमण हुआ था। तो ये स्क्रीनशॉट इसका लेते रहे मित्रों। हम थोड़ा सा इधर मिटा करके कुछ इंडिकेट करना चाहेंगे, तो उसके लिए थोड़ी सी चर्चा कर दें, थोड़ा सा डायरेक्शन बना के आपको बता देंगे तो कंठस्थ हो जाएगा मित्रों, याद रखें। तो अरब आक्रमण में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो अरबों का आक्रमण होता है, मैंने आपसे कई बार चर्चा किया है कि भारत पर जितने भी विदेशी आक्रमण हुए हैं, याद रखें ये डायरेक्शन है, ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत, इधर से भारत पर जितने भी आक्रमण हुए हैं इस देश से आक्रमण हुए हैं, तो यहाँ पर आक्रमण होंगे सिंध प्रांत में। और पहला आक्रांता होगा मित्रों, याद रखना है 712 ईस्वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, ये बात एक बिल्कुल दिमाग में बैठाए रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम, ये बात याद रखिएगा। 712 ईस्वी, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया और वहां पर शासक था दाहिर, याद रखना, दाहिर वहां का शासक था और दाहिर को पराजित किया। दाहिर के पराजय का कारण उसका नकारापन है, जो ये अरब आक्रांता यहाँ विजयी हुए और सिंध पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मित्रों याद रखना है कि ये मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आक्रमण किया और सिंध पर विजय प्राप्त किया। यहाँ कुछ कार्य किए हैं इसने। यहाँ पर ऊंट पालन और मित्रों एक टैक्सेशन की व्यवस्था होगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जजिया। पूछता है कि भारत में सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था, तो आपको याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था सिंध वासियों पर जजिया टैक्स, जजिया कर। जजिया कर क्या होता है ये जान ले, बहुत जरूरी है। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक टैक्स है, कर है। इसमें क्या होता है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो इस टैक्स की भरपाई करेंगे, जजिया कर की भरपाई करेंगे। ये जजिया टैक्स
जो बाद में चलता रहेगा संपूर्ण सल्तनत काल और मुगल काल में, कुछ शासक इस पर प्रतिबंध भी लगाएंगे, लेकिन अंतिम रूप से कब समाप्त होगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे आपको मुगल काल में। तो मित्रों याद रखिएगा, जजिया टैक्स की शुरुआत, जजिया कर की शुरुआत मोहम्मद बिन कासिम ने किया था सिंध वासियों के ऊपर सबसे पहले। तो ये मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ से वापसी, हालांकि इसका आक्रमण बहुत प्रभावित नहीं रहा, लेकिन जब जाने लगा तो हमारे यहाँ के कुछ पुस्तकें थी जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें ब्रह्म सिद्धांत है और खंडन खाद्य है। ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य, ये पुस्तक भी अपने साथ लेके चला गया था मित्रों। इस बात की जानकारी आपको रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनकी जो शासन संगठन या शासन प्रणाली है मित्रों, याद रखना जनजातीय संगठन पर आधारित इनका शासन तंत्र था। मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभी पूछ लेता है, जब आप यूजीसी नेट वगैरह भी देने जाएंगे तो वहाँ डीप क्वेश्चन उठा लेता है किस प्रकार से इनका शासन तंत्र था। तो जनजातीय संगठन पर आधारित था मित्रों। याद रखना है, इस मोहम्मद बिन कासिम के पश्चात अब हमारे यहाँ दूसरा जो अटैक होगा, आक्रमण होगा, वो तुर्क आक्रमण होगा। वो तो अरब आक्रमण था 712 ईस्वी में। याद रखना, मोहम्मद बिन कासिम बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहाँ पर आक्रमण हुआ? सिंध पर आक्रमण हुआ। शासक कौन था? दाहिर था। और किसने काम क्या किया? यहाँ पर ऊंट का प्रचलन किया। दूसरा काम, जजिया कर लगा दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जाते समय ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और खंडन खाद्य नामक ग्रंथ अपने साथ लेके गया। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके साथ में याद रखना है। अब हम लोग चर्चा करेंगे तुर्क आक्रमण की। तुर्क आक्रमण भारत पर, इनका भी जो शासन तंत्रीय प्रणाली है वो जनजातीय संगठन पर ही आधारित है मित्रों। याद रखना, तुर्क की बात आ रही है तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। चूंकि हजरत मोहम्मद साहब के बारे में भी हम जब धर्म की चर्चा करेंगे, सारे धर्म पर बात करेंगे, जिसमें शैव धर्म है, वैष्णव धर्म है, शाक्त धर्म है, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसमें इस्लाम धर्म भी लेके आएंगे। तो वहाँ पर हम विस्तृत डिटेल्स में चर्चाएं करेंगे इन पर। तो इनके में क्या होता है कि मोहम्मद पैगंबर के बाद जो खलीफा हुए, मोहम्मद पैगंबर के बाद जो खलीफा हुए इनके यहाँ, वो सीरियल से याद रखेंगे। एक तो नंबर 1 पर अबू बक्र उमर थे। अबू बक्र उमर, ये याद रखना है, अबू बक्र उमर। उसके बाद उस्मान और अंतिम में अली थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस्मान और अली, ये पॉइंट याद रखना है मित्रों। याद रखना कि जो इस्लाम की पवित्र धर्म ग्रंथ है उसको कुरान कहा जाता है। कुरान मित्रों याद रखना, कुरान इनका पवित्र धर्म ग्रंथ होता है इस्लाम धर्म का, जिसमें खलीफा को प्रतिनिधि कहा गया है मित्रों। याद रखना, खलीफा को प्रतिनिधि कहा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों याद रखिए कि अब हम आगे थोड़ा सा टॉपिक्स में बढ़ेंगे। प्रारंभिक जो इनकी राजधानी है खलीफाओं की, सबसे प्रारंभ में इनकी राजधानी मदीना थी, याद रखना है। तत्पश्चात दमिश्क, दूसरे नंबर पर दमिश्क हो जाएगी, और अंत में ये बगदाद इनकी राजधानी बन जाएगी। तो मदीना, दमिश्क और अंतिम में बगदाद खलीफाओं की राजधानी, ये याद रखना है आपको। अब मित्रों हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे यामनी वंश की। यामनी वंश का संस्थापक होगा अलफ्तगीन, याद रखना है। यामनी वंश का संस्थापक अलफ्तगीन होगा। अलफ्तगीन का उत्तराधिकारी होगा शुबुक्तगीन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने भारत पर आक्रमण किया था और सिंध विजय भी किया था, याद रखना है। बट उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि इसका उत्तराधिकारी महमूद गजनवी होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनवी ने भारत पर 1009 ईस्वी से लेकर के 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया था मित्रों। याद रखना, 1009 ईस्वी से लेकर के 1027 तक 17 बार आक्रमण किया था। इस आक्रमणों का उल्लेख हेनरी इलियट ने किया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हेनरी इलियट एक विद्वान है जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमणों की चर्चा किया है। ऐसा कहा है कि इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, 1009 से लेकर के 1027 ईस्वी तक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि ये इसको पहला सुल्तान, दुनिया का पहला सुल्तान की बात की जाती है कि महमूद गजनवी पहला सुल्तान है। जैसा कि हम आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे, सल्तनत कालीन शासकों को सुल्तान और मुगल कालीन शासकों को बादशाह कहा जाएगा मित्रों, इस बात को याद रखना है। तो ये महमूद गजनवी को पहला सुल्तान,
दूसरी चीज आपको याद रखना है कि इसकी एक उपाधि थी यामीनुद्दौला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यूजीसी नेट वगैरह में या ऑब्जेक्टिव्स में पूछ लेता है कि यामीनुद्दौला किसकी उपाधि थी और इसकी उपाधि को दिया किसने था। तो याद रखना खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने, बगदाद के खलीफा थे अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को यामीनुद्दौला की उपाधि से विभूषित किया था। ये याद रखना आपको। इतिहासकार जाफर कहते हैं कि महमूद गजनवी का जो आक्रमण का उद्देश्य था वो धन लूटना था। ये कथन कभी कभी पूछ लेता है यूजीसी नेट वगैरह के लिए डीप क्वेश्चंस में, टीजीटी पीजीटी में, तो आपको याद रखना है। और हायर एजुकेशन में भी कभी कभी ये क्वेश्चन उठा लेता है कि जाफर का कथन क्या था। तो जाफर इतिहासकार था जो कहता है कि महमूद गजनवी भारत पर जो आक्रमण किया था उसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था। तो उसका एम था धन लूटना। और इसी का एक इतिहासकार उतबी है, उतबी जो कहता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण को जिहाद के नाम से पुकारता है। जिहाद, जिहाद से जोड़ा है उतबी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जाफर धन लूटने की बात करता है, उतबी जिहाद की बात करता है। ये पॉइंट याद रखना है। जिस समय महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है उस समय कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कश्मीर की शासिका कौन थी? दिद्दा थी। और सिंध पर जयपाल शासन करता था, ये इंपॉर्टेंट है। और उस समय कन्नौज का राजा राज्यपाल था, ये इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना। तो कश्मीर की रानी दिद्दा और सिंध का शासक जयपाल और कन्नौज का शासक राज्यपाल था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तथा बंगाल का शासक महिपाल था, बंगाल में उस समय शासन चल रहा था महिपाल का, बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, याद रखना है। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे कि इसके जो आक्रमण है ये महमूद गजनवी का, तो इसका पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में होगा। और इसने लगभग जैसा कि हमने बताया है कि 17 बार आक्रमण किया था। कुछ इंपॉर्टेंट आक्रमण की हम चर्चा करेंगे। 1001 में जयपाल को पराजित किया था। दूसरा पॉइंट यह आता है कि इसके कुछ और इंपॉर्टेंट आक्रमण है। मुल्तान पर 1004-5 ईस्वी में आक्रमण किया, विजय किया। 1006 में नागरकोट की जीत हासिल की, 1006 में नागरकोट। और 1012 में थानेश्वर। कभी कभी सीरियल पूछ लेता है मित्रों, इसलिए हमने रखा है, इसको याद रखना। 1001 में जयपाल पराजित हुए, 1004-5 में मुल्तान विजय किया, 1006 में नागरकोट की विजय किया, 1012 में थानेश्वर, ये क्वेश्चन पूछा गया था, थानेश्वर विजय कब किया? 1012 ईस्वी में। और 1016 से 18 के बीच में मथुरा को जीता, उसके बाद कन्नौज को जीता मित्रों, याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण इसका याद रखना आपको, सोमनाथ पर आक्रमण 1025 ईस्वी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिस समय इसने भारत के गुजरात प्रांत में सोमनाथ पर आक्रमण किया, सोमनाथ शैव मंदिर था, याद रखना किसका मंदिर है? शैव मंदिर है। और 1025 ईस्वी में आक्रमण किए। यहाँ पर भीम प्रथम का शासन है जो चालुक्य वंशी शासक है। और इसने बहुत तगड़ा प्रतिरोध नहीं किया, जिसकी वजह से सोमनाथ पर महमूद गजनवी का आक्रमण सफल रहा। अपार धन संपदा लूट लिया और बहुत सारी धातुएं, अष्टधातुएं लूट करके अपने साथ ये गजनी ले गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो महमूद गजनवी का आक्रमण है वो निश्चित रूप से भारत को प्रभावित करने वाला आक्रमण था मित्रों, याद रखना है। और हम अब अंतिम आक्रमण इधर इस चर्चा करेंगे जो शुरुआत में होगा, वो मोहम्मद गोरी का आक्रमण, जिसकी चर्चाएं होगी अगले वीडियोस में, अगले टॉपिक्स में। और मित्रों याद रखना है, जितनी बातें हमने बताया एक बार फिर से रिकॉल कर दें आपको, ध्यान से देखिए। अरब आक्रमण में अरब आक्रमण की बात पर हम चर्चा करें तो अल बिलादुरी की किताब है, किताब फितल अल बल्दान में, जिनकी चर्चा हम अरब आक्रमण के बारे में पाते हैं। एक पुस्तक है चचनामा जो फारसी में है, इसमें भी अरब आक्रमण की चर्चा है। सबसे पहला अरब आक्रमणकारी, मुस्लिम आक्रमणकारी की बात हो तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत के सिंध प्रांत पर। और वहाँ के शासक दाहिर को पराजित करने के पश्चात वहाँ पर जजिया टैक्स लगाया था मित्रों, याद रखना है। और जाते समय उसने ब्रह्मगुप्त के ब्रह्म सिद्धांत खंडन खाद्य नामक पुस्तक को ले गया। और तुर्क आक्रमण में हम आगे चर्चा करेंगे। इनका जो शासन तंत्र है वो जनजातीय संगठन प्रणाली पर आधारित है, ये याद रखना है। तो मोहम्मद पैगंबर के बाद खलीफाओं में याद रखना है सीरियल से अबू बकर, उमर, उस्मान तथा अली
कुरान में खलीफा का मतलब होता है प्रतिनिधि, ये इंपॉर्टेंट रखना है। खलीफाओं की प्रारंभिक राजधानी मदीना, दमिश्क और अंत में बगदाद हो गई, ये पॉइंट याद रखना है। यामी वंश के संस्थापक होंगे अलफ्तगीन, इनके उत्तराधिकारी सुबुक्तगीन का भी आक्रमण भारत पर हुआ था, और किंतु उतना प्रभावशाली नहीं रहा जितना कि आगे महमूद गजनवी का होगा। महमूद गजनवी ने 1009 से 1027 ईस्वी के बीच में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मित्रों, ये चीज याद रखना है। हमारे लेक्चर्स को सुनते चलिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा पूरा का पूरा इतिहास। और इनके जो इतिहासकार हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दुनिया का पहला सुल्तान कहा जाता है महमूद गजनवी को, और अल कादिर बिल्लाह ने इनको यामीनुद्दौला की उपाधि से विभूषित किया था। ये उपाधि इसकी है यामीनुद्दौला, याद रखना है। जाफर का कहना है कि इतिहासकार जाफर हैं कि महमूद गजनवी का आक्रमण का उद्देश्य धन लूटना था। उतवी कहते हैं इनके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य जिहाद है। और जिस समय ये भारत पर आक्रमण करता है तो कश्मीर में रानी दिद्दा का शासन है, सिंध में जयपाल हैं और कन्नौज में राज्यपाल तथा बंगाल में महिपाल का शासन है। 1001 ईस्वी में इसका पहला आक्रमण होगा, जयपाल पराजित हो जाएंगे। 1004-5 में मुल्तान पर आक्रमण करेगा, 1006 में नागरकोट पर, 1012 में थानेश्वर, 1016-18 में मथुरा और कन्नौज को विजित करेगा। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट आक्रमण हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण होगा 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण होगा। उस समय वहां चालुक्य शासक भीम प्रथम का शासन है। उसके नकारापन के कारण इसने ये जो है सोमनाथ की विजय प्राप्त कर लिया, मंदिर को लूट लिया, अपार धन संपदा के साथ वापसी करेगा। मित्रों, याद रखना है। इस तरीके से हम महमूद गजनवी के आक्रमण को आज समाप्त करना चाहेंगे। अगले टॉपिक्स में हम मिलेंगे आपको तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गोरी। साथ ही साथ 2 प्रश्न बना के लाएंगे आपके सामने कि मोहम्मद गोरी के बारे में क्या जानते हैं और राजपूतों की पराजय के बारे में, या राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे। तो मित्रों, मैं समझता हूं आज का ये जो हिस्ट्री का टॉपिक रहा है निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही सेंसिटिव रहा। निश्चित रूप से इसको अध्ययन करिए, आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप फॉलो कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम चाहते हैं कि कमेंट्स जरूर करिएगा। वीडियो हमारा जा रहा है यूट्यूब पर DRV स्टडी चैनल की तरफ से। ये अमूल चूक पेशकश आपके लिए, आपके सुनहले भविष्य के लिए। धन्यवाद।